नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले के प्राचीर से भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और पड़ोसी मुल्क को छिला हुआ प्रहलाद चचा वाला बांस गिफ्ट किया है। बोला देखो इसका प्रयोग कैसे करना है मैं तुमको बताता हूँ। एक काम करो, अब तुम्हारा टाइम आ गया, बहुत हवा में उड़ लिए। और नरेंद्र मोदी जी ने आज की स्पीच में जो बातें कही उसके क्लिप्स कट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सुनेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। किंतु दो चीजें आज नरेंद्र मोदी जी ने स्टैब्लिश कर दी। चाहे भारत का मध्यम वर्गीय परिवार हो, उसकी समस्या भी नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि में है और वो उसके निराकरण में लगे हुए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन कुछ भारत के भी संदर्भ में है, उसके निराकरण में भी वो लगे हुए हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी इशू को समझ रहे हैं। किंतु सबसे पहले जो उन्होंने विपक्ष को ठोका है और डेमोग्राफी चेंज पर जो बातें कही है, इन सब पर हम पहले स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे। पहले पाकिस्तान वाला जो स्पेशल है उसको सुना जाए और इससे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान लंबे समय तक, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति आपको दिख रही है, ये शांति लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच रहने वाली है नहीं। आई एम सॉरी यार ट्रंप, तुमको शांति वाला नोबेल प्राइज मिल नहीं पाएगा क्योंकि रिलाई तो चालू आहे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। तो ये जो बात कही ना कि वो जो स्वरूप था कि भाई 80% पानी वो लेके चले जाएंगे, हम 20% रखेंगे। ये जो भारत के किसानों का इन्होंने नुकसान किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि हम पानी दे करके दुश्मन देश के किसानों को तो पाल ही रहे हैं, दुश्मन देश का पेट पाल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले मुनीर और वहां के शहबाज शरीफ, इन दो लफंगों का भी आया था कि तुम 10 साल में डैम बनाओगे, हम डैम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, हमारे पास न्यूक है। और इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा है, वो भी सुनना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा कि भाई ये जो धमकी देने वाली बात है ना, ये जो पाकिस्तान प्रेमी गैंग है, भाई वो तुम्हारा टाइम चला गया, ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है। थोड़ा सा सुनो इसको भी और समझो इस पॉइंट को वापस। अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं।
तो भाई साहब क्लियर हो गया इससे एक बात कि नहीं सहेंगे, और अगर नहीं सहेंगे तो आपके पास फ्यूचर का कोई प्लान होगा। क्योंकि आपने अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें कपिल सिब्बल और कांग्रेसी कह रहे थे कि भाई भारत के पास तो फाइटर जेट नहीं है, भारत कैसे लड़ेगा, जैसे भारत के पास ब्रह्मोस भी नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के पास प्लान है, हर चीज का प्लान है, उन्होंने बताया है। और ये ऐसा लग रहा था कि भारत में बैठे हुए पाकिस्तान प्रेमी गैंग को ज्यादा समझा रहे थे, पाकिस्तान को तो सिर्फ ऐसे ही धमका के छोड़ दिया कि वो जो तुम धमकी दे रहे हो ना न्यूक की, वो नहीं चलने वाला तुम्हारा, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे अब्बा हैं हम। और आज इसके साथ ही दूसरे जो लोग F-35 बेचने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत में मोदी सरकार को ही हटा दिया जाए, उनको भी मैसेज दे दिया कि भाई तुम्हारी प्लानिंग भी हम खूब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा तुम भी हमारी सुन लो। और ये सुनना बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अब्बू गैंग के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम सुनवाए देते हैं भैया ये वाला भी पार्ट। की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम यही बात कि फाइटर जेट हमारा होना चाहिए नहीं चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अपना फाइटर इंजन होना चाहिए। एक बार हम इंडिजिनस इंजन बनाने में कामयाब हो गए तो काम हो जाएगा। तो एक तो कावेरी का चल ही रहा है, दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स जो इंडिया में हैं उनके लिए आह्वान कर दिया आज मोदी ने। और मोदी जी ने एक इससे तुलनात्मक अध्ययन पे भी एक बात बताई कि किसी समय में भारत विदेशों से खिलौने मंगाता, आज 52% खिलौने हम ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मंगाने की जरूरत नहीं है, भारत में ही बनने लगे हैं खिलौने। और ये सब चेंजेस सिर्फ 2014 के बाद हुए हैं, क्योंकि 2008-9 में तो ये स्थिति बनी ही थी। पता नहीं वो कौन सा MOU साइन हुआ था, ये तो मुझे नहीं पता। तो अच्छा, आज का स्पीच उनके लिए झटका है जो नरेंद्र मोदी जी को मौलाना मौलाना कह के चिढ़ाते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि भाई बांग्लादेश वाले पूरे इशू पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने आज की स्पीच में जो शुरुआत में कहा कि भाई नरेंद्र मोदी को पता है कि भारत का मध्यम वर्गीय परिवार बहुत स्ट्रगल कर रहा है गुरु, बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कम करनी चाहिए हमको। और दीपावली डबल धमाका का भी जिक्र करके, यानी जो रिजीम चेंज वाला सोच रहे हैं ना, ऐसा सुनामी ना आ जाए दीपावली के पहले कि बिहार बंगाल से लेकर के न जाने कहां कहां क्या क्या हो जाए। चलिए उसके बारे में भी सुनते हैं, इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, डिटेल एनालिसिस तो हम आगे अभी करते ही रहेंगे, पर इसको सुनना जरूरी है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने GST का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स
भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। गुरु, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस भी नीचे जाने वाला है और बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं होने वाली है। जैसे रोजगार पर जो बात कही है उन्होंने, मतलब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि में वो हर चीज है। अब ये 15,000 वाली रोजगार वाली योजना पे अजीत भारती ने भी चुटकी ली कि भाई इसका लाभ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिलेगा क्या? तो अजीत भाई, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत है। राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलेगा? वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के खुश है, उसको नया रोजगार मिला है, वो वोट चोरी वाला यात्रा में तो बेरोजगार नहीं है, वो रोज झूठ बोल रहा है। और तेजस्वी यादव, चूंकि बिहार चुनाव तक कैंपेन वैम्पेन कर रहे हैं, उनके पास रोजगार ही रोजगार है, तो वो बिहार चुनाव के बाद संभवतः रोजगार होंगे। तो अगली बार तो शायद कुछ हो, लेकिन देश के बेरोजगारों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक विजन है इस आदमी के पास। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के पास आगे के 15 साल का विजन है। ऐसे नहीं 2047 की तरफ ये भी कदम बढ़ा रहे हैं, ये भी सुनना आवश्यक है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी साफ साफ हो गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के अंदर मनी फ्लो बढ़ाने का, मार्केट के अंदर पैसा डालने का कार्यक्रम शुरू हो गया है गुरु। यानी मान लीजिए आप इवन किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी लगती है तो आपको पहले महीने सरकार के तरफ से भी 15,000 रुपए मिलेंगे। इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है और आपके कार्य की दक्षता बढ़ती है और यह क्रांतिकारी कदम होने वाला है, यह लैंडमार्क होने वाला है। इससे जानते हैं क्या होगा? इससे होगा ये कि सरकारी नौकरी की तरफ अपने जीवन का, स्पेशली 20 साल से 30 साल के बीच का जो गोल्डन पीरियड है, यूथ लगातार खर्च करता है, वो इसको भी एज अ ऑप्शन तलाश करके उसमें जाने का प्रयास शुरू करेगा। उसके लिए अपने स्किल बढ़ाएगा, उसके लिए अपने कार्यशैली बदलेगा और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आज का यूथ जाने का प्रयास करेगा। ये बहुत हिस्टोरिक कदम है। अब आते हैं खबर के उस हिस्से पर जो मैंने कहा कि नजर तो है साहब, बांग्लादेश, एसआईआर, ये फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल, ये सब कुछ है। अभिषेक तिवारी शो ने इस पे पूरा एक्सप्लेन किया था, किंतु उस वक्त लोगों को मेरी बातों में विश्वास नहीं था। बोला यार मोदी नहीं कर रहा है, यार मोदी को कुछ पता ही नहीं, मोदी 15 साल से कुछ किया है, मोदी 11 साल से कुछ कर रहा है। मैंने तब भी कहा था कि देखिए, ये सोची समझी नीति के तहत इसको आप डॉट कनेक्ट कीजिए। एनआरसी नहीं आएगा, आने की जरूरत नहीं है। एनआरसी का उपाय नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है। जो लोग एनआरसी एनआरसी चिल्ला रहे हैं, वो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था एनआरसी। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ असम की एनआरसी पर बात की थी, देश में एनआरसी की बात कभी ऐसे नहीं कर रहे। वो सीए की बात कर रहे थे, एनपीआर की बात उन्होंने की, एसआईआर की बात हो रही है। और अब नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कहा है, भाई साहब डर का माहौल है। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक चिंता, एक चुनौती।
चिंता मोदी जी को है और हमारे लिए चुनौती है, ये बात समझिएगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। सीएम होते योगी आदित्यनाथ जी तो गजवाए हिंद बोल देते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, लाल किले के प्राचीर से बोल रहे हैं, इसीलिए बस ये वाला फैक्टर यूज नहीं हुआ है। अदरवाइज नरेंद्र मोदी जी जो कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि सोची समझी नीति के तहत इस देश में गजवाए हिंद का प्लानिंग चल रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। साफ साफ बताया कि आपकी बेरोजगारी में इनका कितना बड़ा हाथ है। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। सिर्फ नाम नहीं लिया है, वरना केरला स्टोरी की सारी बातें कह दी है। इस बात को ध्यान रखा जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। झारखंड का, असम का, बंगाल का, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़ का मैटर यहीं पर उठा दिया है और यहां से घुसपैठिए के नाम पर सिर्फ वो ना चेतें, जोशुआ प्रोजेक्ट वाले भी चेत जाएं। मैं बता रहा हूं, अगला नंबर आप ही का है। आप समझते नहीं है नरेंद्र मोदी जी की ताकत को, और नरेंद्र मोदी जी कहां कहां सोच करके बैठे हैं। सब चीज होगा, सबकी समाधि यही बनेगी, सभी भारत द्रोहियों की, सनातन द्रोहियों की समाधि यही बनेगी। ये बात बस मोदी जी कह रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, बंगाल जीतने का मंत्र, और ममता तू तो गई, ममता बनर्जी तुमको पता नहीं है, इस हाई मिशन में बिना बांग्लादेश को ठोकने के लिए बंगाल पर सत्ता आवश्यक है। और ये तो डायरेक्टली समझ में आ ही गया है कि मोदी जी अगर डेमोग्राफी चेंज को लेकर के एक मिशन पर हैं और ये घुसपैठियों को भगाने को लेकर के मिशन पर हैं, तो भाई साहब उस मिशन का हिस्सा पश्चिम बंगाल तो होना ही होना है। और एसआईआर तो अब कोई माई का लाल कैंसिल करा ना पाएगा। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गर्व है कि हाँ, मैं मोदी भक्त हूं। गर्व है मुझे कि मैं राष्ट्रवादी हूं, और गर्व है मुझे कि मैं निष्पक्षता का कोई दिखावा नहीं करता। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।